आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री मेजर पेपर का और हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में ये टॉपिक हिस्ट्री माइनर पेपर में जरूर होगा, ठीक है। लेकिन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडर में ये आपका माइनर पेपर में भी और मेजर पेपर दोनों में ये टॉपिक अवेलेबल है, ठीक है। तो मगध का उत्कर्ष देखने वाले हैं। मगध के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी पठारीय क्षेत्र या फिर उत्तरी मैदानीय क्षेत्र, वो सारा एरिया मगध वाला एरिया होता था। आज से तकरीबन 2600 साल पहले की बात है। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था? उत्कर्ष कहने का मतलब है इसका डेवलपमेंट। सारे महाजनपद में से टोटल 16 महाजनपद थे। आपको अगर याद दिला दूं, ऋग वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में हमने आपको क्या बताया था? कई कबीले मिलकर एक जन का निर्माण करते हैं और कई जन मिलकर, ठीक है, एक जनपद का निर्माण करते हैं। इसके बाद ये जो जनपद है वो मिलकर एक महाजनपद का निर्माण करता है। तो 16 महाजनपद में से मगध भी एक महाजनपद था। तो कहने का मतलब है इसका इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो हम लोग इसके उत्कर्ष के बारे में, विकास के बारे में, हर्यक वंश से लेकर शिशुनाग वंश और नंद वंश तक क्या क्या इन सभी वंश का योगदान था, किन किन राजाओं ने मुख्य भूमिका निभाई, वो सारे टॉपिक पर हम लोग पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो को लॉक कर दीजिएगा और मोबाइल को रख दीजिएगा, तभी आपको डिटेल से समझ में आएगी। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का योगदान क्या था, उसकी व्याख्या करें, तो उस समय आपको उत्तर कैसे लिखना है वो यहाँ पर लिखा गया है। यानी सबसे पहले आपको लिखना होगा मगध के उत्कर्ष के कारण, या कारण के जगह पर आप ये भी लिख सकते हो परिचय, ठीक है। वही दोनों सेम चीज है। आखिर क्या रीजन था जिस कारण से मगध का उत्कर्ष हुआ? तो चलिए यहाँ पर सारे डिटेल से देखते हैं। मगध एक विस्तृत यानी चारों ओर ये फैला हुआ था एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हो सका। तो उसके कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है आपका? भौगोलिक कारण। तो चलिए भौगोलिक कारण को देखते हैं। आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो भौगोलिक वर्ड का मतलब बखूबी आपको पता होगा, यानी जमीनी बनावट। किस प्रकार से मगध के राज्य में जमीनी बनावट थी, उसकी जमीन उपजाऊ थी, वो सारा पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, मगध गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में स्थित था, यानी गंगा नदी के किनारे में ये स्थित था, जिससे उपजाऊ मैदान होने के कारण खेती करने की यहाँ पर सुविधा थी, ठीक है। छोटा नागपुर पठार जो हम लोग अभी स्थित है, झारखंड का जो एरिया है ना, वो छोटा नागपुर पठारीय एरिया में लौह अयस्क की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, जिस कारण से यहाँ पर संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जिससे हथियार एवं कृषि यंत्र जो भी औजारे हैं वो सारा कुछ आसानी से बनाया जा सकता था। आपको पता है कि लोहा जहाँ मिल गया तो भाई उससे हथियार बना सकते हैं, उससे औजार बना सकते हैं, हर एक चीज उसका निर्माण कर सकते हैं उससे। तो भौगोलिक में अगर आप पॉइंट लिखिएगा तो इस पॉइंट को कभी नहीं छोड़िएगा, लोहे का आविष्कार, क्योंकि सबसे बड़ा यही क्रांति लाया था मगध में, ठीक है, लोहे का आविष्कार। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या आपका। आसपास जंगली क्षेत्र होने के कारण लकड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती थी। तो मगध राज्य नदियों से घिरा हुआ था चारों तरफ से, एक तरफ से गंगा, दूसरे तरफ से सोन नदी, गंडक नदी, और दूसरी ओर यह पहाड़ियों से भी घिरा हुआ था। अब सोचिए, जब चारों तरफ पहाड़ी एरिया है, इधर नदियां है, तो इससे मिट्टी भी उपजाऊ मिल जाएगी। इधर पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ी एरिया में आपका यानी पठारी एरिया में आपका खनिज पदार्थ मिल गया। दूसरी बात यानी तीसरी बात, इस तरीके से नदियों से घिरा हुआ और पहाड़ों से घिरा हुआ होने के कारण मगध पूरे तरीके से सुरक्षित था। और जो भी राज्य अगर पूरे तरीके से सुरक्षित हो, वह सुरक्षा के लिए पैसे खर्च नहीं करेगा, वह अपने डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए खर्च करेगी। ये आप सभी को पता है। इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरा, इसी को बोला जाता है ग्रीवरज, ठीक है। बिहार में राजगिरा है, उसी को मगध का राजधानी बनाया गया था। 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। कौन? राजगिरा जो राजधानी थी वह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तथा पाटलिपुत्र नदियों के संगम पर एक जल उद्योग की भांति सुरक्षित था। तो देखिए यहाँ पर पाटलिपुत्र भी इसका राजधानी बना था, राजगिरा भी राजधानी बना था, और राजगिरा पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण सुरक्षित था, पाटलिपुत्र नदियों से घिरा हुआ होने के कारण सुरक्षित था। तो इस कारण से भी मगध का उत्कर्ष बहुत तेजी से हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक पर देखते हैं कि आर्थिक कारण क्या था जिस कारण से मगध इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया। अभी मैंने आपको क्या बताया, लोहे का आविष्कार हो चुका था। तो लोहे का जब आविष्कार हुआ तो इसका प्रयोग होना स्टार्ट हो गया। इसके प्रयोग के कारण कृषि कार्य करना आसान था, तथा मैदानी क्षेत्र होने के कारण अधिशेष कृषि उत्पादन होता
होता था, मतलब अधिक मात्रा में खेती बाड़ी की जाती थी और इसका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता था। आज भी उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जितना उपजाऊ मिट्टी है और जितना खेती में पैदावार होता है उतना आपका कोई भी भारत के एरिया में नहीं होता है, जिससे मगध के राजाओं को शक्तिशाली सेना रखने एवं व्यापार वाणिज्य में सहायता मिली। इस समय शहरों के उदय एवं मुद्रा का प्रचलन बढ़ने से व्यापारिक सुविधा बढ़ी और साथ ही साथ शहर का भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ और मुद्रा यानी सिक्कों का निर्माण हुआ, मुद्रा का प्रचलन हुआ। ठीक है, पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, लेकिन मुद्रा का प्रचलन भी स्टार्ट हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट यानी राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण भी था मगध के डेवलपमेंट में। आपको पता है कि किसी भी देश का अगर प्रधानमंत्री मजबूत है वो किसी से भी नहीं डरता है, तभी उस देश का डेवलपमेंट हो सकता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, मगध के राजा योग्य एवं शक्तिशाली थे तथा उन्होंने सेना को सुदृढ़ करके युद्ध जीतकर तथा प्रशासनिक कूटनीति जैसे विवाह संबंधों द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। प्रशासनिक ढांचा मजबूत होने के कारण मगध विस्तार में अत्यधिक मदद मिली। मतलब मगध के जितने भी राजा आए मैक्सिमम अगर देखा गया है वो बहुत शक्तिशाली थे, योग्य थे, यानी राजा के लायक थे। इसको हमने नोट करके इसलिए लिखा है क्योंकि इतिहास में बृहदत्त के बारे में उतना खास नहीं अहमियत नहीं दी गई है कि मगध का जो संस्थापक है वो बृहदत्त है। वास्तविक संस्थापक आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, हर्यक वंश के एक राजा को माना जाता है, तो इसको लिख जरूर दीजिएगा सबसे ऊपर में कि मगध का संस्थापक बृहदत्त था, जिसके पुत्र जरासंध ने आसपास के राज्यों को जीतकर मगध में मिला लिया था। मगध पर जिन वंशों ने प्रमुख रूप से शासन किया था, यानी खास रूप से जिन वंशों ने शासक किया था वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे हर्यक वंश के अगर बारे में बात करें, ये कब से कब तक इसका शासन काल था, 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। ये डेट याद रखिएगा। अगर आप डेट को नहीं याद रखते हो, आने वाले टाइम में जिस क्रम में आप इतिहास को पढ़ रहे हो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शिशु नागवंश, इसके बाद 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 तक नंदवंश, इसके बाद 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। अगर आपसे मगध के उत्कर्ष के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक ही आपको एग्जाम में लिखना है। याद रखिएगा, मौर्य वंश के बारे में आपको नहीं लिखना है। तो चलिए एक एक करके सभी वंश के राजाओं के बारे में डिटेल से समझते हैं। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा और इन राजाओं के बारे में अगर आप नहीं लिखते हो, जैसे तैसे आप लिख देते हो तो नंबर नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आप फेल भी कर जाओ। हर्यक वंश के बारे में समझते हैं। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश था। हर्यक वंश का जो बिंबिसार था उसी को वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है मगध का। ठीक है, तो हर्यक वंश मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश था। इसे प्रतिहिंसा वंश के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिहिंसा क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस वंश में अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी हासिल करते हैं और राजगद्दी पर बैठते हैं, इसलिए इसे प्रतिहिंसा कहा जाता है। इस वंश में निम्नलिखित राजा हुए। कौन कौन से राजा थे? देखिए, सबसे पहला बिंबिसार। देखिए, नाम एक जैसा आपको दो जगह मिलेगा। मगध के उत्कर्ष में आपको बिंबिसार मिला, इसके बाद आपको मौर्य साम्राज्य में मिलेगा बिंबसार। तो दोनों अलग अलग है। मौर्य साम्राज्य में जब मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, उस समय आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बिंबिसार ये कौन थे? ये हर्यक वंश के संस्थापक थे तथा इसने 544 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की थी। इसने राजगिरा या फिर उसी को बोला जाता है गिरिब्रज नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। यह प्रथम राजा था जिसने वैवाहिक संबंधों, यानी अगर इनको कभी भी कोई भी मगध के अलावे कोई राज्य को अपने अंडर में या अपने कब्जे में लेना होता था तो यह क्या करते थे, उस राज्य से वैवाहिक संबंध बनाता था, यानी वहाँ की जो महारानी होगी उससे यह विवाह कर लेता था। तो इस तरीके से वैवाहिक संबंधों को स्थापित कर राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत उसने निम्नलिखित विवाह किए। कौन कौन सा विवाह किया यहाँ पर मेंशन है। पहला, महाकौशला से विवाह किया जो कि कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरा विवाह चलना से विवाह किया जो कि वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। तीसरा विवाह क्षेमा से किया जो मद्र यानी पंजाब देश की राजकुमारी थी। तो इन तीनों विवाह के कारण बहुत सारा इनको लाभ हुआ। देखिए यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। इसके राज दरबार में राजवैद्य जीवक रहता था। किसके राज दरबार में? बिंबिसार के। राजवैद्य कहने का मतलब है राजघराने में जो डॉक्टर होते थे उसी को राजवैद्य बोला जाता था। ठीक है, तो उस डॉक्टर का नाम था राजवैद्य जीवक। यह इसी के राज्य में रहता था, जिसे महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए, जी हाँ, महात्मा बुद्ध आप सभी को मैंने पढ़ा दिया है, उसी की सेवा करने के लिए भेजा था। इसके अलावे जीवक को इसने आवंती के राजा, जैसे मगध एक राज्य था उसी तरीके से आवंती भी एक राज्य था, तो वहाँ के राजा प्रधोत, ठीक है, जो कि पांडु रोग से ग्रसित थे, तो उस बीमारी से निजात पाने के लिए, चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए, उपचार के लिए ये जो राजवैद्य जीवक थे उनके पास भेजा था।
बिंबिसार अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम राजा था। बिंबिसार गौतम बुद्ध का मित्र और संरक्षक था तथा विनय पिटक के अनुसार इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित कर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। ठीक है, अंगराज्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि बिंबिसार ने किससे युद्ध करके मिला लिया, तो बृहदत्त से। आगे आपका बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा 492 ईसा पूर्व में की गई और फिर अजातशत्रु राजा बना। अभी मैंने आपको बताया था कि पितृहत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने ही किया था, यानी अजातशत्रु ने। कब? 492 ईसा पूर्व में की गई और अजातशत्रु राजा बन गया। अब समझते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु को कुणिक उपनाम से भी जाना जाता है, यानी इसको कुणिक भी बोला जाता है। अजातशत्रु एक शक्तिशाली राजा था तथा उसने युद्ध जीतकर अपना राज्य विस्तार किया। इस प्रकार उसने निम्नलिखित राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। कौन कौन से राज्य को जीता, ध्यान से समझिएगा। पहला उसने जीता लिच्छवी को। लिच्छवी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु के योग्यशाली, यहाँ पर के बाद स्पेस होना चाहिए था, तो अजातशत्रु के योग्यशाली मंत्री, यानी योग्यशाली कहने का मतलब है एक ऐसा मंत्री जो बहुत ही अच्छा हो, ताकतवर हो, दिमाग बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ हो। तो उसका एक मंत्री था बस्कार। उन्होंने लिच्छवी राज्य में फूट डाला और फूट डालकर उसकी जीत में सहायता की, इसलिए लिच्छवी को इन्होंने जीता। इसके बाद उसने काशी को अपने राज्य में मिलाया। कौशल राजा ने अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से कर काशी को दहेज में दिया। यहाँ पर युद्ध नहीं किया, ठीक है, युद्ध थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन उस कारण से क्या हुआ कि जो कौशल के राजा थे, इन्होंने अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से करवा दी। ठीक है, और इस प्रकार से अजातशत्रु ने काशी को दहेज में ले लिया। आगे उन्होंने मल्लव संघ पर विजय प्राप्त की तथा उस पर अपना अधिकार स्थापित किया। अगला पॉइंट है, अजातशत्रु महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का समकालीन था, यानी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों के समय काल में अजातशत्रु था। ठीक है, आगे देखिए, आरंभ में उसकी निष्ठा जैन, यानी शुरुआत में उसकी निष्ठा या फिर बोलिए कि वह जैन धर्म को मानते थे, उसके प्रति रहते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, वह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए। शुरुआती स्टेज में वह जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसी के शासन काल में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, यानी निर्वाण कहने का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। छठवां पॉइंट है, अजातशत्रु के समय ही राजगिरा सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। मैंने आपको बौद्ध धर्म वाले टॉपिक में क्या एक्सप्लेन किया था? पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, उदायीन राजा है, यानी हर्यक वंश के तीसरे जो राजा थे वो उदायीन। उदायीन के बारे में ध्यान से समझिएगा। यह अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठे। ये भी अपने पिता को हत्या करके गद्दी पर बैठे। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन के, यानी गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर था। ये क्वेश्चन क्लास 12th में भी पूछा गया होगा, आप लोग जरूर जानते होंगे, और ये आपके ग्रेजुएशन के 1 नंबर वाले क्वेश्चन में 100% आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला जो टॉपिक है, जो पॉइंट है वो वाला। उदायीन के उत्तराधिकारी अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक हुए, जो कि कमजोर शासक थे। यानी इसके जो उत्तराधिकारी थे ये तीनों थे, लेकिन ये पहले जो राजा आए जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायीन, इन सभी से ये सारे कमज़ोर थे, उतना शक्तिशाली नहीं था। और आपको पता है इतिहास में क्या होता है, अगर जो भी राजा शक्तिशाली नहीं होता है, कमज़ोर होता है, तो उस पर कोई ना कोई वंश राजा आक्रमण करके उसमें कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पर ये तीनों जब कमज़ोर थे, शक्तिशाली नहीं थे, इसके बाद हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक हुआ, जो कि एकदम कमज़ोर राजा था। इसकी हत्या उसके आमत्य शिशुनाग ने 412 इसमें कर दिया। शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई थी? 412 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसका शासनकाल कब तक चला था? 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व। अब देखते हैं शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग वंश में पूरे डिटेल से देखते हैं, इसमें आपको याद भी हो जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, यह यानी शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, बिंबिसार ने राजगिरा को बनाया राजधानी। इसके बाद बिंबिसार के बाद कौन आया? उदायीन आया। ठीक है, अजातशत्रु के बाद उदायीन ने कहाँ बनाया राजधानी? पाटलिपुत्र। इसके बाद शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया, यानी एक जगह से दूसरी जगह राजधानी बनता ही रहा। अब आगे देखिए, इसके बाद आते हैं कालाशोक। ये भी शिशुनाग वंश के राजा थे। यह शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग के बाद राजा बना। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। सोच लीजिए यहाँ पर देखिए राजधानी कितना उलटफेर हो रहा है।
इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में जो हुई थी, इसी के शासनकाल में हुई थी वैशाली में। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका, नागवंश का जो अंतिम राजा था वह नंदीवर्धन था, जिसकी मृत्यु के बाद नागवंश समाप्त हो गया। हो सकता है इस वंश के भी राजा कमजोर पड़ गए होंगे और इसके बाद नंद वंश की शुरुआत होती है। नंद वंश का जो शासन काल है वो आपका 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व मानी गई है। इसमें जो पहला संस्थापक है नंद वंश का वो महापद्म नंदन है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म एवं एक शक्तिशाली राजा था। इसे सर्वोच्च त्रांतक एवं उग्र सेना, विशाल सेना के कारण, यानी इसकी सेना बहुत बड़ी थी, बहुत ताकतवर थी, जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। उपाधि कहने का मतलब है एक राजा दूसरे राजा को अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए उपाधि धारण करते थे कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, ये देख लो। यह भारत का प्रथम राजा था जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी। इसके बाद आए घनानंद। घनानंद के समय ही भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। कहा जाता है नंद वंश में टोटल 10 राजा आए थे, लेकिन यही 2 राजाओं के बारे में इतिहास में जानकारी है। तो घनानंद के समय ही क्या हुआ, सिकंदर का आक्रमण हो गया। अब सिकंदर का आक्रमण के बारे में हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आक्रमण के बाद कौन सा साम्राज्य आया, तो कौन सा वंश आया, मौर्य वंश आया। और मौर्य वंश हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और एक पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिएगा, नंद शासक जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी ये जैन धर्म को मानने वाले थे। तो जितने पॉइंट मैंने आपको बताया इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के योगदान के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। हालांकि आप अगर आगे क्लास में पढ़ोगे एमए, इसके बाद आगे आप जाओगे तो वहां पर इन सभी के इतिहास के बारे में एक एक अच्छी तरीके से बुक अवेलेबल है जिसे आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ग्रेजुएशन के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, समझना है, इसको नोट डाउन करना है। जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।